अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीसी मोटर और बैक ईएमएफ इफेक्ट इन मोटर्स। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो जो है मिल सके। और अगर ये वीडियो आपको जो है वो अच्छी लगे तो इसको कमेंट लाइक ज़रूर कीजिए। तो हमारा जो टॉपिक है वो आज का डीसी मोटर। तो इस टॉपिक के मुताबिक हमारे पास जो डीसी मोटर है ये डीसी जनरेटर का बिल्कुल इन्वर्स है, यानी जो वहाँ पे हमारे पास इनपुट थी वो यहाँ पे आउटपुट होगी, जो वहाँ पे आउटपुट थी यहाँ पे हमारे पास इनपुट होगी। यानी कि वहाँ पे हमने क्या किया था, जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया था, जबकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास किस किस्म की होगी, डायरेक्ट करंट वाली डीसी सोर्स होगा हमारे पास, और ये आपके पास मैकेनिकल आउटपुट जो है वो रोटेशन की फॉर्म में होगी। इसका जो प्रिंसिपल है वो है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, जो आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है वो देखा है, जिसमें हमने बैक ईएमएफ बैक मोटर इफेक्ट जो है जनरेटर का देखा था। उसमें हमने बताया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में के अंदर रखें तो उसके ऊपर ये वाली फोर्स अप्लाई होती है, F = I × L × B। इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली ये जो है वो वर्क करेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि ये कॉइल जो है वो किस तरफ रोटेट होगी। इसकी कंस्ट्रक्शन में अगर हम देखें तो आपके पास परमानेंट मैग्नेट्स हैं, आर्मेचर है जो कि कॉइल के नाम से है। आर्मेचर हम कहते हैं मैनी टर्न्स वाली जो कॉइल हो उसको हम आर्मेचर का नाम देते हैं। इसके साथ है स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग बेसिकली किसके लिए है, किस तरह की इंस्ट्रूमेंट के लिए जो कि डीसी ऑपरेटर हो, डायरेक्ट करंट ऑपरेटर हो। और इसके साथ हमारे पास अटैच है कार्बन ब्रशेज जो कि इसी स्प्लिट रिंग के साथ कनेक्टेड होते हैं कॉइल को लेके। और इसके साथ हमारे पास है इलेक्ट्रिकल सोर्स जो कि इनपुट का काम देता है, यानी कि यहाँ पे आपके पास सेल है जो कि इनपुट सोर्स है। इस इनपुट सोर्स को जब आप कनेक्ट करेंगे तो करंट जो है इस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगी। जब ये रोटेट साथ कर रहा होगा तो रोटेशन में इसकी पोलैरिटी बार बार चेंज होने से एटमोस्ट जो है इस वाली डायरेक्शन में, इस तरफ करंट की डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड और यहाँ पे करंट की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड रहेगी। यानी कि लेफ्ट पे करंट अपवर्ड रहेगी और राइट पे हमेशा करंट जो है वो डाउन डायरेक्शन में रहेगी। इसी को अगर हम यहाँ पे नोट करें, इस चीज़ को अगर हम देखें तो ये वाला फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो राइट डायरेक्शन में, करंट अपवर्ड होने की वजह से लेंथ अपवर्ड है। तो अगर हम यहाँ पे L × B को ऑब्जर्व करें राइट हैंड रूल से तो L × B में यहाँ पे फोर्स लगेगी इनवर्ड। यानी कि ये कॉइल अगर मैं ऊपर से देखूँ तो यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, इनवर्ड लग रही होगी। और इस डायरेक्शन में अगर हम देखें मैग्नेटिक फील्ड इधर है, लेंथ इस तरफ है, तो यहाँ पे L × B करें, थंब किधर आ जाएगा अपवर्ड, यानी कि बाहर की तरफ, ऐसा L × B बाहर की तरफ आ जाएगी। तो यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स भी लगेगी और कॉइल जो है वो इस ओरिएंटेशन में रोटेट करेगी। कब, जब आप इसमें से करंट फ्लो करवाएंगे। तो यहाँ पे जो बेसिकली करंट का फ्लो है वो आपको करंट का जो फ्लो है वो आपको इस कॉइल की मैकेनिकल वर्क के बारे में बता रहा है, मैकेनिकल वर्क की डायरेक्शन के बारे में बता रहा है, इसकी रोटेशन के बारे में बता रहा है। तो इसकी रोटेशन यहाँ पे आप देखें तो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, करंट के फ्लो के ऊपर, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, इस कॉइल की लेंथ के ऊपर कि ये कॉइल का एरिया जो है या इस कॉइल की लेंथ जो है वो कितनी ज़्यादा है। ये आपके पास है डीसी मोटर। डीसी मोटर में अगर हम यहाँ पे वही चीज़ जो है वो काउंट डाउन करें जो कि हमने पहले देखा था जनरेटर वाला इफेक्ट, तो वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल है। यानी कि मोटर के अंदर जनरेटर का इफेक्ट और जनरेटर के अंदर मोटर का इफेक्ट जो है वो एप्लीकेबल है। तो ये तो था आपका डीसी जनरेटर। ये भी एग्जैक्टली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग है, जितना आप इनपुट देंगे मैकेनिकली उतना ही आपको वर्क डन मिलेगा। अब इसी के साथ अगर हम यहाँ पे इसको एक्सटेंड करते हुए बताएं कि इसी मोटर के अंदर जो बैक ईएमएफ इफेक्ट है, यानी कि जनरेटर वाला इफेक्ट, वो किस तरह से एप्लीकेबल है, तो उसको हम कुछ इस तरह से जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। बैक ईएमएफ इफेक्ट इन मोटर्स।
बैक ईएमएफ इफेक्ट इन मोटर को जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए आपको मोटर का जो प्रिंसिपल है वो जो भी हमने प्रीवियसली पढ़ा है वो आपको अच्छी तरह समझ आ जाना चाहिए। अगर वो समझ नहीं आया तो उसको आप दोबारा से जो है वो स्टार्ट से देखें। उसमें हमने यही कहा था कि आप जब इनपुट पे करंट प्रोवाइड करते हैं तो यही करंट जब किसी कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की इन्फ्लुएंस में फ्लो करती है तो उसके ऊपर फोर्स लगाती है, जिसकी वैल्यू हम इसके रिस्पेक्टिवली जो है वो बता सकते हैं। F = I/L क्रॉस B, एक साइड पे लग रही है ये फोर्स। और अगर हम इसी फोर्स पे कॉइल के ऊपर टार की शक्ल में देखें तो वो भी हमने पढ़ा हुआ है, जो कि दोनों तरफ के इफेक्ट के लिए टार = नया कॉस अल्फा, इस शक्ल की सूरत में भी, इस सूरत में भी हमने जो है इसको पढ़ा हुआ। लेकिन जनरल फार्मूला ही मैं बता रहा हूँ तो आपको अंडरस्टैंडिंग में जो है वो प्रॉब्लम ना हो। इस फार्मूले के रिस्पेक्टिवली इस साइड में भी लगी है, इस साइड में भी, यहाँ पे अंदर की तरफ फोर्स लगी और यहाँ पे बाहर की तरफ, और ये कॉइल जो है वो रोटेट हुई। ये था हमारे पास ये कंडीशन। अब इस कॉइल में आपको पता है कि आपके पास एक लम्हे के लिए इस कॉइल के अंदर करंट का फ्लो जो है वो ज़ीरो भी होता है, यानी कि एक लम्हे के लिए इस कॉइल को जर्क लगेगा रोटेशन में। जैसा कि हमने बताया था कि डीसी जनरेटर में यूँ फ्लक्चुएशंस होती हैं, करंट ज़ीरो होती है, यहाँ पे भी एक लम्हे के लिए करंट ज़ीरो होगी। जब इस कॉइल ने अपनी पोजीशन चेंज करनी होगी, इस कॉइल ने अपनी पोजीशन चेंज करनी होगी तो इस कॉइल के अंदर करंट की वैल्यू एक लम्हे के लिए ज़ीरो होगी। तो जब एक लम्हे के लिए ज़ीरो होगी तो इसके ऊपर लगने वाली फोर्स भी ज़ीरो हो जाएगी और इस कॉइल की रोटेशन में फ़र्क आएगा। उसके लिए भी हम क्या करते हैं, हम एक जो है वो आर्मेचर के ऊपर एक हम सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर मैनी नंबर ऑफ कॉइल को लपेट देते हैं। तो जब ज़्यादा नंबर ऑफ कॉइल को एक ही के ऊपर, ज़्यादा कॉइल को एक ही सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर लपेट दें तो आपके पास हर ओरिएंटेशन में कोई ना कोई कॉइल जो है वो ज़रूर मिल रही हो, यानी कि एट ए टाइम एक लम्हे के लिए भी इस आर्मेचर के अंदर करंट की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी। जब एक लम्हे के लिए भी करंट की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी तो इसका मतलब है कि आपको कंटिन्यूसली यहाँ पे जो मैकेनिकल एनर्जी है वो मिल रही होगी इस शक्ल में, इस फोर्स के फार्मूले के रिस्पेक्टिव में। तो आप जो है वो उन जर्क्स को जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। तो अब हम वापस आते हैं इसी बैक में ईएमएफ इफेक्ट इन मोटर के अंदर। बैक ईएमएफ इफेक्ट इन मोटर्स में आपने बेटा जनरेटर वाला इफेक्ट पढ़ा होगा। जनरेटर क्या था कि अगर आप किसी भी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमाएं, किसी भी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमाएं तो उसके अंदर क्या इंड्यूस होती है, ईएमएफ, जिसका आप फार्मूला ये बताते हैं नवाब। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू E0 = NWAB। अगर जनरल लिखें NWAB साइन ऑफ थीटा आप साथ लिखते हैं। ये मैक्सिमम वैल्यू ये आपने बताई हुई है कि इस तरह से उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती है और उस ईएमएफ के रिस्पेक्टिवली आप इसके अंदर फिर इंड्यूस करंट की जो है वो बात करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने ये देखा कि बेसिकली क्या है, ये मोटर, जब मोटर है आप इसके अंदर करंट फ्लो करवा रहे हैं तो करंट फ्लो करने से ये रोटेट करती है। अब रोटेशन में हमने पढ़ा हुआ है जनरेटर वाले इफेक्ट में कि जब कोई भी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करे तो उसके अंदर क्या इंड्यूस होती है, ईएमएफ, और वही ईएमएफ बेसिकली इंड्यूस करंट का सबब बनती है। अब ये जो इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ है ये क्या करता है, लेंज़ लॉ के अकॉर्डिंगली ये हमेशा कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करेगी, यानी कि ये अप्लाइड पोटेंशियल की अपोजिट होगी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है is always opposite to the applied voltage या applied EMF। अब अगर ये अप्लाइड वोल्टेज की अपोजिट है तो आपके पास जो नेट वोल्टेज है या नेट ईएमएफ है वो किसके बराबर होगा, अप्लाइड माइनस इंड्यूस। अगर इस इंड्यूस को आप ई के साथ और अप्लाइड वोल्टेज को वी के साथ रिप्रेजेंट करें तो नेट वोल्टेज है वो इन दोनों का सम होगी। माइनस साइन इसके साथ क्यों लगाया है, क्योंकि ये अप्लाइड वोल्टेज की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो अप्लाइड वोल्टेज को जब इसने इंड्यूस ईएमएफ ने अपोज करना है तो नेट करंट इसके अंदर जो फ्लो कर रही होगी वो नहीं होगी जो पहले थी इनिशियली,
जो इनिशियल में थी, यानी कि इनिशियली जब आपने जस्ट इसको अभी स्टार्ट किया, जस्ट स्टार्ट करते हुए इसके अंदर ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। और जब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू 0 होगी तब आपके पास नेट वोल्टेज ज़्यादा होगी। तो नेट वोल्टेज के रिस्पेक्टिवली अगर मैं यहाँ पे नेट करंट को डिफाइन करूँ तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, ओहम्स फार्मूले के रिस्पेक्टिवली अगर इस कॉइल की रेजिस्टेंस R हो देन करंट जो I है उसको आप क्या कहेंगे, नेट वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस। अब इस फार्मूले के अंदर आप देखें इनिशियली जस्ट स्टार्टिंग पे क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या है, 0। तो जब इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 है दैट मीन्स करंट वुड बी मैक्सिमम, यानी कि आपके पास बहुत कम वैल्यू इसके अंदर, ये इसके अंदर जब नेगेटिविटी कम है यानी कि कम वैल्यू इसमें से माइनस होगी ऊपर वाली क्वांटिटी के अंदर, तो आपके पास करंट की वैल्यू तब क्या होगी, मैक्सिमम। लेकिन जब ये थोड़ी देर चल जाएगी, थोड़ी रोटेशन अपनी मुकम्मल करेगी, रोटेट करना शुरू कर देगी, इसके ऊपर फोर्स लगती होगी, तो इसके अंदर अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन जो बैक ईएमएफ है वो इंड्यूस होगी। अब ये जो बैक ईएमएफ है ये क्या करेगी, अप्लाइड वोल्टेज को अपोज करेगी। जब अप्लाइड वोल्टेज को अपोज करेगी ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो जब ये फैक्टर रिड्यूस होगा आफ्टर एन इंटरवल EMF is non-zero, then current I is not maximum। ये मैक्सिमम होगी, ये भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि ये क्या हो रही है, कम हो रही है, I की वैल्यू कम हो रही है। अब इसी के साथ अगर हम इसको और एक्सटेंड करें, बिल्कुल मैं ये कहता हूँ कि आपने आउटपुट पे लोड डाल दी है। लोड का मतलब है आपने जो आगे रनिंग करनी है इस मोटर को जो इस्तेमाल किया आपने, इसके ऊपर हैवी मशीनरी लगा दी, हैवी मशीनरी रन करना शुरू कर दी। अब हैवी मशीनरी से क्या होगा, इसकी जो रोटेशन है उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। अब जब इसकी रोटेशन के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है जो कि बैक ईएमएफ के इफेक्ट की वजह से है, बैक ईएमएफ ने अप्लाइड ईएमएफ को रिड्यूस करना है, अप्लाइड वोल्टेज को कम करना है। अप्लाइड वोल्टेज कम करने से ये जो करंट है, जो इसके अंदर करंट का फ्लो है, वो जब रिड्यूस होगा तो करंट के फ्लो को रिड्यूस होने की वजह से आपके पास आउटपुट पे जो मैकेनिकल वर्क है वो कम मिलेगा। तो जब आउटपुट पे मैकेनिकल वर्क कम मिलेगा लोड बढ़ाने की वजह से, तो एक टाइम आएगा कि जब लोड आप किसी भी एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा कर देंगे। तो जब लोड एक पर्टिकुलर लिमिट से बढ़ जाए तो करंट जो है तो इसकी यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है वो इसी के रिस्पेक्टिवली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि जो अपोजिंग फोर्स है ई की वैल्यू, जो अपोजिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो जब कम हो जाएगा तो करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जब करंट जो है इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो यहाँ पे अंदेशा है, खदशा है कि जो मोटर है वो जल जाए। तो इसीलिए आप कहते हैं कि एक मोटर की जितनी कैपेसिटी हो उसको हम उतना ही उससे वर्क लें, उतना ही लोड उसके ऊपर अप्लाई करें। तो जब आप एक पर्टिकुलर लिमिट से किसी भी मोटर के ऊपर लोड बढ़ा दें, उससे ज़्यादा मैकेनिकल वर्क लेने की कोशिश करें, तो उसकी बैक ईएमएफ इफेक्ट की वजह से ये जो मोटर है ये बर्न अप होने का जो है वो अंदेशा। तो ये हमारे पास था बैक ईएमएफ इफेक्ट इन मोटर, जिसको आप बैक जनरेटर इफेक्ट इन मोटर्स भी जो है वो कह सकते हैं आसान जुबान में समझने के लिए। तो ये हमारा टॉपिक था आज तक का। अगर आपको इसमें बेटा कोई क्यूरी हो, कहीं पे कोई पॉइंट समझ ना आया हो, तो आप उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जब अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर जो है वो इजीली समझ आया तो इसको दूसरे स्टूडेंट्स तक जो है वो ज़रूर भेजें ताकि उनको भी इससे जो है फ़ायदा हासिल हो। अल्लाह हाफ़िज़।